मैं अगर ये क्रेडिटर्स का लोन और जो बाजार से पैसे उठाए हैं इसको मिला के अगर मैं टोटल आपको कह दूं लोन से, तो ये करोड़ों रुपए में पहुंच गया था। जितने पैसे आपके बाजार में बाकी है वो सब खत्म हो जाते हैं और जो आपसे मांगते हैं वो पीछा नहीं छोड़ते। अगर मुझे आज डर लगता है किसी भी तरह के लोन से, तो मैं ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा जो अपने This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. कभी सोचा है दोस्तों, आप किसी ऐसे परिवार से हैं जहां रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है और आप एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और ढेर सारे पैसे खर्च करने के लिए, और अचानक से कुछ ऐसा होता है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। ये है मेरी कहानी और मैं ये आपके साथ शेयर करूँगा और शेयर करूँगा ऐसे कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस जिसके वजह से मेरे परिवार की किस्मत बदल गई और फिर कहाँ कैसे मैंने वहाँ से वापसी की, ये भी आपके साथ शेयर करूँगा और जो इस जर्नी के अंदर लर्निंग्स हुई वो भी। तो दोस्तों, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। परिवार बढ़ रहा था, फैमिली बढ़ रही थी, फैमिली ग्रो कर रही थी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ। बिजनेस अच्छा चल रहा था और जैसा कि आप जानते हैं बिजनेस अच्छा चलता है तो दो चीज़ें होना लाजमी है। पहली, आपके पास पैसे बढ़ते हैं तो आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती है, आप नई नई चीज़ों की मांग करते हैं। आपके पास दो गाड़ियाँ होती हैं, मुझे आज भी याद है हम एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, दो गाड़ियाँ थी और तीसरी गाड़ी खरीदने की बात हो रही थी। तो मैंने कहा क्या ज़रूरत है, तो जवाब आया कि लोग अपने शौक पूरे नहीं करें तो फिर वह रुपया ही क्या काम का। या ऐसा ही एक और डिस्कशन बताता हूं जहां पे ये था कि हम शेयर बाजार में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे। मैंने सवाल पूछा, ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा था ये भी आपको बताता हूं कि मेरे परिवार में पढ़ाई लिखाई का इतना महत्व नहीं था। तो मैं पहला शख्स था मेरे जॉइंट फैमिली में जो कि लगभग 40 से 50 लोगों की फैमिली थी जिसमें मैंने ग्रेजुएशन के बाद कुछ भी किया। इनफैक्ट मैंने सीए किया और फिर एमबीए किया है इंदौर से। तो मैं थोड़ा सा लीक के हट के था, तो मैं ऐसे सवाल पूछता था जो कुछ कुछ अनकंफर्टेबल करते थे परिवारजनों को। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने शौक पूरे नहीं करोगे तो वे रुपए क्या काम के। या मैंने जब पूछा शेयर बाजार में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे, तो उन्होंने कहा कि मेरा धंधा जब मुझे इतनी अच्छी इनकम दे रहा है जनरेट करके, तो मैं कहीं भी और क्यों इन्वेस्ट करूं जहां मुझे समझ ही नहीं है, और वो तो सट्टा बाजार है। जैसा आप जानते हैं बहुत से परिवार भारत में यही समझते हैं कि शेयर बाजार यानी सट्टा, जुआ और पैसा कभी भी रातों रात परिवार बर्बाद हो सकते हैं। इस तरह की कहानियां प्रचलित है हमारे समाज में। तो दोस्तों, पहली चीज जो मैंने बताई, कंजम्पशन बढ़ता है। आप ये देखो कि अगर आपकी सैलरी, जॉब लगी है, आज आप देखते हो कि पहली जॉब पे बंदा सबसे पहले गाड़ी खरीदता है, अच्छी घड़ी खरीदता है, अच्छे फ़ोन खरीदता है और ईएमआईज, मल्टीपल ईएमआईज चालू होती हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है कि आपका कंजम्पशन बढ़ता है और दूसरा, लोन आपके लिए और इजीली अवेलेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आप उस लोन को शायद चुका पाओगे, इसलिए लोन देने वालों की भी लाइन लग जाती है। दोस्तों, हमारा काम कपड़े का था, रेडीमेड गारमेंट्स का, और मैंने एक चीज़ देखा कि जब आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं और पैसे आपको मिल जाते हैं क्योंकि आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है, आपकी गुडविल अच्छी होती है मार्केट के अंदर, तो पैसे मिल जाते हैं। तो पैसे मिलते गए और बिजनेस कैसे बढ़ता है, जब आप ट्रेडिंग का बिजनेस करते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है क्योंकि आपको माल खरीदना है और फिर माल बेचना है, बेचना भी उधार पे है, तो आपके पैसे जो आपने खरीदे हैं उसमें लगेंगे। तो हम भी यही करते थे, तो माल खरीदने के लिए और ज़्यादा लोन लेते थे बाजार से और जिनसे माल खरीदते थे उनसे भी क्रेडिट मिलती थी। तो इस तरीके से जो लोन है, मैं अगर ये क्रेडिटर्स का लोन और जो बाजार से पैसे उठाए हैं इसको मिला के अगर मैं टोटल आपको कह दूं लोन से, तो ये करोड़ों रुपए में पहुंच गया था। समझना ये जरूरी है, इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, फिगर्स आर लेस इंपॉर्टेंट। ये सेम चीज मैंने शेयर बाजार में भी होते हुए देखी है और मैं इस पे आगे बात करूंगा। लेकिन अभी आ जाते हैं कि ये जो लोन, दूसरा इसमें जो दूसरी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, वो ये है कि कैश फ्लो आपके पास आता रहता है। जब आप माल बेच रहे हो तो उसको बेच के आपके पास पैसे आते हैं। अब ये पैसे आप घर भी ले जा सकते हैं ड्राइंग्स करके और खर्च कर सकते हैं, आप इससे गाड़ी भी खरीद सकते हैं, या फिर आप बहुत कॉशियस होके जो लोन है या जो क्रेडिटर्स को चुकाना है वो चुकाएं। अब यहीं पे आता है डिसिप्लिन।
जो बिजनेस को बर्बाद करता है अगर आप लैक ऑफ डिसिप्लिन से चलें कि पैसे तो आपके बिजनेस में हमेशा आते रहेंगे, कैश फ्लो तो हमेशा आते रहेगा। ये आपके लिए भी एक बहुत जरूरी सीख है दोस्तों। जब पैसे आ रहे हैं, आपने माल बेचा, पैसे आ रहे हैं, ये ध्यान रखिए ये पैसे घर ले जाने के लिए नहीं है। आपको अपने क्रेडिटर्स को पे करना है या किसी से लोन ले रखा है उसे पे करना है। और ये भूल होती ही है जब हम बहुत ज्यादा कॉशियस नहीं होते, और ये भूल हुई। और दूसरी भूल हुई कि जो पैसे आ रहे थे घर पे वो खर्च हो रहे थे, ना कि इन्वेस्ट हो रहे थे। राइट। तो एक होता है कि खर्च बढ़ते हैं और दूसरा लोन बढ़ते हैं, और ये दोनों मिलके एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं ना कि ये आपके पूरे फाइनेंशियल वेल्थ को खत्म कर सकते हैं। और जब फाइनेंशियल वेल्थ खत्म होती है दोस्तों, जैसा कि हुआ, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि आपका बिजनेस बंद होने की कगार पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपको कोई और उधार देने को तैयार नहीं है और आपने पूरा बिजनेस ही उधारी के अराउंड बनाया है। और जिस दिन आप बिजनेस बंद करने की बात करते हो, जितने पैसे आपके बाजार में बाकी है वो सब खत्म हो जाते हैं, और जो आपसे मांगते हैं वो पीछा नहीं छोड़ते। सोचिए, जो आपको देने वाले हैं वो एक भी पैसा आपको नहीं मिलेगा, और जो आपको जिनको देना है वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। ये सिचुएशन होती है दोस्तों। तो लोन मैनेज करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जब आई, ये जब मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की, मैं छोटा था, मैंने पढ़ाई कंप्लीट ही की थी और ये सब हो रहा था, तब मैंने ठाना कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और ये मेरे परिवार के साथ हुआ है, ये किसी भी परिवार के साथ हो सकता है। और इससे बाहर कैसे निकला जाए, कैसे धीरे 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 इससे बाहर निकल के फिर से वेल्थ क्रिएट की जाए। तो इस हादसे के बाद मुझे ये तो समझ आ गया था कि मुझे करना क्या है लाइफ में। पर्पस एकदम क्लियर हो गया था, और पर्पस था कि जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको कैसे एम्पावर किया जाए। अब जब ये चीज दिमाग में एकदम क्लियर थी, तो था कि काम स्टार्ट कैसे करूं। तो भगवान ने सुन ली, और पार्टनर चाहिए होता है आपको सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। तो मुझे मिले विवेक बजाज, और हमने मिलके इस पूरे कॉन्सेप्ट को उठाया कि हम ऐसे कुछ काम करेंगे जिससे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी मैं, आप, हम सब, इनको कैसे एम्पावर किया जा सके। वो दिन है जब हमने ये स्टार्ट किया था 2014, और आज हम 2024 में 10 साल हमने जितना काम किया वो सब इसी थीम के अराउंड किया कि हम आपको कैसे सशक्त कर सकें, कैसे आपको एम्पावर कर सकें कि आप बेहतरीन इन्वेस्टर बन सकें। दोस्तों, 2014 में सबसे पहले हमने सोचा कि फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाना बहुत जरूरी है। जब छोटी छोटी बातें ही नहीं पता होगी तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की बातें हम कहाँ कर पाएंगे। देखिए, मैं और विवेक हम दोनों सीए एमबीए हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें पता था क्या करना है, लेकिन ये हमें पूरी तरह समझ में आ गया कि सिर्फ पढ़ना लिखना काफ़ी नहीं है। लोगों को ये प्रैक्टिकल बातें, जो साइकोलॉजिकल बातें हैं, ये समझ नहीं आती, जो बहुत साधारण होती है। तो हमने शुरुआत की ई लर्न मार्केट से, जहाँ पे हमने फाइनेंशियल लिटरेसी को बहुत महत्व दिया। बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स को मल्टीपल तरीके से समझाने की कोशिश की, और धीरे 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 आज लगभग 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं ईलन मार्केट से, जो कुछ ना कुछ वहां पे समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने जब बेसिक स्टार्ट किया था तो पर्सनल फाइनेंस पे बहुत जोर दिया था। और पर्सनल फाइनेंस में हम हमेशा ये समझते हैं कि इट्स मोर पर्सनल देन फाइनेंस। हर इंसान अपने तरीके से पैसे के साथ अपनी एक रिलेशनशिप रखता है, और उस रिलेशनशिप को जब तक आप उसके शूज में घुस के ना देखेंगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि मैं अगर बहुत खर्च कर रहा हूं और आप खर्च नहीं कर रहे, ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी टाइप से भी डिपेंडेंट होता है। सिर्फ ये कह देना कि बॉस खर्च कम करो और इन्वेस्ट ज़्यादा करो, ये काफ़ी नहीं होता। तो हमने इन सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स पे ध्यान देके पूरा इलन मार्केट्स क्रिएट किया, जहां हमने बहुत सारे पहलू छुए, शेयर बाजार के से संबंधित, म्यूचुअल फंड से संबंधित और पर्सनल फाइनेंस से संबंधित। उसके बाद हमने स्टॉकेज स्टार्ट किया। देखिए, किसी को सिखा दिया लेकिन उसके पास राइट टूल नहीं है, राइट डेटा नहीं है, राइट एनालिटिक्स नहीं है, और वो डिसीजन ही नहीं ले सकता, तो यही होता है, ये हमारी समझ की चीज नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको बहुत सिंपल बना दिया और स्टॉकेज बोल के ऐप लॉन्च की, जिसके माध्यम से आज लगभग 50 लाख लोग शेयर बाजार को समझते हैं, किस शेयर में इन्वेस्ट करना है ये खुद से डिसाइड कर पाते हैं। लेकिन ये सब करने में जो 10 साल की मेहनत लगी, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूं दोस्तों। कुछ भी बड़ा करने के लिए एक दिन में नहीं होता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे।
दोस्तों जब हमने ये स्टार्ट किया था तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि आप ऑनलाइन किसी को पढ़ा सकते हो। ये 2014 की बात है, ना इंटरनेट था, ना पेमेंट सॉल्यूशंस थे जैसे आज हैं। तो हमने जब स्टार्ट किया, जब मैंने पहला कोर्स हमने लॉन्च किया, तो हमने देखा कि कुछ कुछ यूजर्स आ रहे हैं लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और ये स्टार्ट किया था हमने सिर्फ 4 लोगों की टीम के साथ में, जिसमें एक एक बहुत ही बेसिक सी टीम थी और हमने ये स्टार्ट कर दिया। सबसे अच्छी बात थी कि हमने पहला कदम ले लिया। तो आपके लिए सबसे बड़ी सीख है, अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, तो ऑलवेज रिमेंबर, जैसा कि लाओ त्ज़ु ने कहा है कि जो जर्नी है, मीलों की जर्नी है, वो कुछ कदमों से ही स्टार्ट होती है। तो पहला कदम उठाया हमने, स्टार्ट कर दिया, और फिर जो लर्निंग्स मिली करते करते, उससे हम खुद अचंभित थे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हमने एक वेबिनार की सीरीज चालू की। हमने फ्री में वेबिनार करना स्टार्ट किया 2014 में। कोविड में पूरी दुनिया ने वेबिनार किए, लेकिन हमने 2014 में वेबिनार्स करने स्टार्ट किए, जहां हम एक्सपर्ट को बुलाते थे और वो शेयर बाजार का कुछ सिखाते थे आपको। दोस्तों आप सरप्राइज्ड हो जाओगे, जब तक हम फ्री कर रहे थे तो कम यूजर आते थे। फिर हमने इसको पेड किया और तब यूजर्स की कतार लग गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शेयर बाजार में जो लोग सीखना चाहते हैं वो वैल्यू सीकर होते हैं। उन्हें पता है कुछ दे के उनको और अच्छा मिलने वाला है, और ये माइंडसेट की वजह से वो आते हैं और वो नंबर्स बढ़ता गया। आज हमने पिछले कुछ सालों को मिला के 300 से 350 ऐसे पेड वेबिनार्स किए हैं और सैकड़ों फ्री वेबिनार्स भी किए हैं। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू बताता हूं, हमें एक चीज समझ में आई कि जब आप सिखा देते हो किसी को, वो सफिशिएंट नहीं है, उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देना होगा। ये तो बहुत जरूरी है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो यहां शुरुआत हुई स्टॉकेज की। स्टॉकेज एक ऐसा टूल था जो आपको 5000 से ज्यादा जो शेयर लिस्टेड है उसको एक जगह पे बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत करता है। ये नीड क्यों फील हुई? जब हम सिखा रहे थे तो समझ में आया कि या तो जो ऐसे टूल्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, या फिर वो अच्छे नहीं हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन टूल्स उस समय भी थे, टूल्स आज भी हैं। हमने कोशिश सिर्फ ये की कि हम चीज़ों को सिंपल बनाएं। सिंप्लीफाइंग फिनेंस। फिनेंस के अराउंड बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लोग डरते हैं फिनेंस से। इनफैक्ट मैंने देखा है अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी डरते हैं। और जो फिनेंशियल लिटरेसी है वो एक्चुअल लिटरेसी से, साक्षरता से बहुत नीचे है। सिर्फ 23% लोग ऐसे हैं एक सर्वे के अनुसार जो फिनेंशियली लिटरेट हैं। अब जो एपिसोड मैंने बताया शुरू में परिवार के विषय में, कुछ लर्निंग वहां से आपको बताता हूं, और वहां से मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मेरी जो पर्सनल स्टॉक पिकिंग जर्नी है वो कैसे इन लर्निंग से इंफ्लुएंस हुई। तो पहली लर्निंग, या मैं ऐसा कह दूं ये लर्निंग हम सबके लिए है, पहली लर्निंग कि कभी भी यथासंभव लोन ना लें। किसी भी तरीके का लोन ना लें। और कुछ लोन आज के जमाने में हम इंडिविजुअली लेते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता कि हम लोन ले रहे हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड। राइट, आप एक फोन खरीदने गए, कंज्यूमर लोन ले लिया। राइट, बाय टुडे पे लेटर, ये भी एक तरह का लोन है। कितने तरह के लोन से हम घिरे हुए हैं। दोस्तों इन सब से आपको बचना है अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल रहना है। क्यों मैं बता दूं, क्योंकि ज्यादातर लोग लोन्स को मैनेज करना नहीं जानते, और किसी दिन ये फटता है, किसी दिन ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये क्लियर हो गया, आपको लोन नहीं लेना है। अपने एक्सपेंडिचर्स को पोस्टपोन करें। जब आपके पास पैसे हों तब सामान खरीदें, ना कि पहले बहुत सारे सामान खरीद के मल्टीपल ईएमआईज को सर्व करते रहें। नहीं तो आपकी जिंदगी सिर्फ ईएमआईज को पेमेंट करने के अराउंड जाएगी। दूसरी बड़ी सीख, अगर आपके कोई भी लोन चल रहा है, किसी भी तरह का लोन है दोस्तों, तो एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं जो डेव रामसे हैं, यूएस के एक रेडियो पे बहुत चर्चित इंसान है जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताते हैं। उनका एक कॉन्सेप्ट है गजेल इंटेंसिटी। गजेल होता है बारहसिंगा, आपने देखा होगा, बहुत तेजी से भागता है। और कब भागता है? जब उसके पीछे चीता पड़ता है। तो ये चीता क्या है? ये चीता है वो लोन, और आप कौन है? वो बारहसिंगा। अगर अपनी जान बचानी है तो उस इंटेंसिटी के साथ भागना होगा आपको। और भागने का क्या मतलब है? लोन को रीपेमेंट करना होगा। यानी अपनी एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन करिए, फालतू के खर्च बंद करिए, और जी जान लगा के आप जुट जाइए लोन को चुकाने में। तो ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया दोस्तों, तो आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रही थी, क्योंकि आप ईएमआई भर रहे थे, इंटरेस्ट दे रहे थे, और जब आप किसी को इंटरेस्ट देते हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट वर्क करती है, ये आपने रोक लिया।
अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आपके फॉर में वर्क कराने के लिए आता है इन्वेस्टमेंट। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कहां करना है? सबसे बेहतरीन जगह है शेयर बाजार। क्यों है? क्योंकि एक सिंपल सा रीजन है कि इन्फ्लेशन आपके ग्रोथ को हैम्पर करता है, और अगर इन्फ्लेशन 6% है, यानी कि महंगाई की दर 6% से बढ़ रही है और आपका पैसा भी 5-6% से ही बढ़ रहा है, तो आप सही मायनों में ग्रो ही नहीं कर रहे। आपके पैसे की वैल्यू उतनी की उतनी ही रह गई। तो आप अगर एफडी में डालते हो और एफडी की रेट और इन्फ्लेशन के रेट बराबर है, तो यह ध्यान रखिएगा कि आपने कुछ भी नहीं किया है, आपका पैसा जहां था वहीं रह गया है दोस्तों। तो आपको करना क्या होगा? आपको शेयर बाजार में तो आना होगा, चाहे डायरेक्टली आए चाहे इनडायरेक्टली आए। तो दोस्तों ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इन 3 चीजों को मैंने अपने शेयर बाजार में, जब मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, मैं एक वैल्यू इन्वेस्टर हूं, राइट। मैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूं जिसमें मुझे दिखता है कि आज जिस भाव पे वो ट्रेड कर रही है वो काफी नीचे है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से, या फिर जो वैल्यू उसे एक्चुअली मिलनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूं जिसमें ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छा है। ये तो हो गई फिलॉसफी। अब मैं आ जाता हूं ऐसे क्या फिल्टर लगाता हूं जो हमने एक्चुअली स्टॉकेज में भी डाले। क्यों डाले? क्योंकि देखिए हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी उस ऐप में घुसे हुए हैं ताकि सारे इन्वेस्टर्स उनसे फायदा ले सके। तो देखिए मैंने जैसा कहा, लोन कभी मत लो। तो आपको ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करनी है जो लोन नहीं लेती, यानी जिनके बैलेंस शीट पे कोई डेट नहीं है, जीरो डेट इक्विटी रेशियो। एकदम कर सकते हैं आप, ऐप में जाएं, फिल्टर लगाएं, आपको मिल जाएगी वो ऐसी कंपनियां। या फिर ऐसी कंपनी जो कंसिस्टेंटली अपने डेट को रिड्यूस कर रही है, लिवरेज को रिड्यूस कर रही है। सोचिए कि उन्होंने जी जान लगा रखी है, वही गजल इंटेंसिटी, जी जान लगा के वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनका लोन चुक जाए और वो कर्ज से बाहर आ जाए। एक और फिल्टर रहता है दोस्तों कि प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखेंगे ना, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है प्लेज का, यानी मैंने अपनी शेयर्स को गिरवी रख के कहीं से लोन लिया है। ऐसे से सावधान रहें दोस्तों। बहुत लोग कहेंगे नहीं, हो सकता है कोई और कारण हो, लेकिन देखिए आपके पास ना इतना समय है, और जब इतनी अच्छी कंपनियां हैं तो ऐसी कंपनीज में जाएं क्यों जहां थोड़ा सा भी डाउट हो। तो अगर प्रमोटर की होल्डिंग प्लेस्ड है तो वैसे शेयर से अपने को बचना है, दूर रहना है। तीसरा कॉन्सेप्ट था कि इन्वेस्ट करें। तो ऐसी कंपनीज ढूंढें जो इन्वेस्ट कर रही है। कहां पे? अपने बिजनेस में सबसे पहले। तो अपने बिजनेस में कैसे चेक करेंगे आप इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं? ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स बोल के कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि आपके एसेट्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये एसेट्स क्या होते हैं? प्लांट्स एंड मशीनरी। ये एसेट्स होते हैं जिससे कंपनी की फ्यूचर इनकम बढ़ेगी। तो मैं आज अगर एक कोई प्लांट डाल रहा हूं या फैक्ट्री डाल रहा हूं, तो मान के चलिए कि मेरी बिजनेस इनकम फ्यूचर में बढ़ने वाली है और मेरे पास इतनी खपत है, इतनी डिमांड है कि मैं उसे यूज कर पाऊंगा। तो ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई कीजिए जिसने पिछले 3 साल में अपना ग्रॉस फिक्स्ड एसेट बढ़ाया हो। तो देखा दोस्तों कैसे पर्सनली जो सीख मिली लाइफ में उसको आप अपने इन्वेस्टिंग में यूज करते हैं। तो मैंने जैसा आपको कहा था कि पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस। लोग छूट जाते हैं वो फॉर्मूला ढूंढने में, वो नंबर्स ढूंढने में, वो तरीके ढूंढने में। देखिए दोस्तों, आपको अपने हिसाब से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना पड़ेगा। अगर मुझे आज डर लगता है किसी भी तरह के लोन से, तो मैं ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा जो अपने बैलेंस शीट पे जिनके बहुत ज़्यादा लोन्स हों। तो इसी तरह से मैंने ये 3 फैक्टर्स आपको बताए। और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है दोस्तों, जिसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मैनेजमेंट कैसा है। आप बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। अगर ऐसे घोड़े पे दाव लगा रहे हो जो जो शायद नहीं चल सकता, राइट, जो जिसने कभी पैसे कमा के नहीं दिए बाजार में, तो शायद आप भी पैसे नहीं कमा पाओगे। तो ऐसे मैनेजमेंट पे दाव लगाएं जो क्लीन हो, जो चोर ना हो, और जो पैसे कमा के देने में विश्वास करता हो। तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब मैनेजमेंट ठीक होगा तो शायद वो लोन्स में भी नहीं जाएंगे और वो अपने शेयर भी कभी गिरवी नहीं रखेंगे। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो इन सब चीजों को आप भी देख सकते हैं, और इस तरह से अपनी एक फिलॉसफी बनाइए कि आपके नेचर के हिसाब से ऐसी क्या चीजें हैं जो आप जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे उनमें भी होनी चाहिए। तो ये कुछ पहलू आप देखिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए उनको यूज कीजिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जो स्टॉक्स को, क्योंकि यहाँ मेरे पार्टनर भी आ चुके हैं, विवेक बजाज, और मेरे बहुत ही चहेते बहुत सारे स्पीकर्स पहले आ चुके हैं। उन्होंने शेयर बाजार के बहुत सारे पहलुओं को छुआ, जैसे कि ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है, पर्सनल फाइनेंस है,
और वो कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहे हैं कि जनसाधारण, हम जैसे लोग ये समझ पाएं कि कैसे बेहतरीन इन्वेस्टर बना जा सकता है और ट्रेडिंग में कैसे बेटर अपने आप को किया जा सकता है। तो ये मुहिम करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है जो स्टॉक के माध्यम से। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑल्सो हियर। आपने मुझे इनवाइट किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।